नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले खबर आपको बोकारो से दिखाते हैं, जहां एलआईसी अधिकारी के घर को चोरों ने निशाना बनाया है। सेक्टर 6 थाना क्षेत्र के एलआईसी कॉलोनी में बेखौफ चोरों ने घटना को अंजाम दिया। ताला तोड़कर घर के अंदर घुसे और 32 लाख के जेवरात और 60,000 कैश लेकर फरार हो गए। फिलहाल सेक्टर 6 थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी सिटी आलोक रंजन मौके पर पहुंचे और पड़ताल करते हुए घर वालों से जानकारी ली। पुलिस ने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को भी मौके पर बुलाया है और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है। तो बोकारो से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर देखिए लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक चोरों ने यहां पर एक घर को निशाना बनाया और जेवरात के साथ साथ 60,000 रुपए कैश लेकर फरार हो गए हैं। सोने की सिर्फ छोड़िए, सोने और चांदी की, और कोई सामान घर से गायब नहीं हुआ है। सिर्फ सोने और कैश गया है। सोने और चांदी की हमारी चोरी हुई है। 32 लाख का सोना और चांदी का जेवर होगा। उसके अलावा 60,000 कैश रुपया था, क्योंकि अवेलेबल नहीं थे कोई। और कभी ऐसा आज तक हमारा यहाँ पे 23 से 24 साल हो गया रहे हुए, बचपन हमारा यहीं बीता है, कभी ऐसा नहीं हुआ। ये पहली बार ऐसा हुआ है। 4 गार्ड है अवेलेबल, फिर भी पहली बार ऐसा हुआ है एलआईसी कॉलोनी में। इसके अलावा कभी चोरी, जो कहने की चोरी नहीं हुई है। पता चला जब एक गुप्ता सर है हम लोग का, जब शादी का कार्ड बांट रहा था उस समय देख रहा इंटरलॉक तोड़ा हुआ है। उसी समय पता चला कि तब सबको फोन किया। तब से नहीं रह रहे थे, कहाँ गए थे? 3-4 दिन हो गया, वो तो बनारस तक घूमने गया है। घर जो है वो तो 12 तारीख से बंद है। जो घर में है वो ज्वेलरी आइटम्स को ही मतलब जो अलमीरा तोड़ करके उसमें से वो जो आइटम लिया गया, ज्वेलरी आइटम ही मुख्य रूप से रेड करेंगे। हालांकि अभी हम लोग फिंगरप्रिंट और सीसीटीवी और भी दूसरी चीज़ों पे हम लोग अभी सभी चीज़ों पे जांच पड़ताल कर रहे हैं। देखते हैं कि इसका जल्द से जल्द उद्भेदन हो। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और अधिकार पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने कहा, बुजुर्ग माता पिता के स्व अर्जित मकान में बेटा और बहू जबरन नहीं रह सकते यदि उनके कारण माता पिता को मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना हो रही हो। हाईकोर्ट ने उपायुक्त रामगढ़ का 23 फरवरी 2024 के आदेश को रद्द कर दिया और बुजुर्ग दंपत्ति की याचिका को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार होने पर बेटा बहू को घर में रहने का अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के इस एक निर्णय का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को जीवन के अंतिम चरण में सम्मान और सुरक्षा मिलनी चाहिए। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जो 19 मार्च तक चलेगा। 24 फरवरी को हेमंत सरकार अपना बजट पेश करेगी। जानकारी के मुताबिक इस बार का बजट पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 8 से 10% ज्यादा हो सकता है। फिलहाल वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर और उनकी टीम बजट को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। बता दें कि इस वित्तीय वर्ष के लिए बजट 1,62,000 करोड़ होने की संभावना है। तो केंद्रीय बजट के बाद राज्य के बजट की बारी है। हालांकि बजट सत्र से पहले राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी तेज हो गई है। सत्ताधारी दल ने बजट के समावेशी होने की बात कही, तो वहीं बीजेपी ने इससे लेकर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा, राज्य के बजट में आंकड़ेबाजी नहीं, जनता की बात होगी। विकसित नहीं होंगे, गांव के साथ साथ शहर भी विकसित होंगे तो व्यापार बढ़ेगा, इंडस्ट्री आएगी। यहाँ देखिए, अभी एचईसी में 120 एकड़ जमीन में आईटी हब बनाने का निर्णय लिया गया है। इतने सारे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस बार के बजट में गांव और शहर दोनों को फोकस करके बजट बनाया जाएगा, ताकि चतुर्दिक विकास हो और झारखंड को जो देश का नंबर 1 राज्य बनाने का संकल्प उन्होंने लिया है, वो उसमें वो आगे बढ़े। तो सब लोग मिल करके एक ऐसा बजट प्रस्तुत करेंगे जो आम आदमी जिन चीजों के लिए परेशान रहता है और जो राज्य सरकार उनके लिए कर सकती है, वही बजट हम लोग पेश करने जा रहे हैं। बहुत आंकड़ेबाजी नहीं करेंगे,
बहुत इधर उधर की बात नहीं करेंगे, जो जनता की बात होगी उसी को उसमें रखा जाएगा। बजट आने दीजिए तो मैं बताऊंगा किस तरह से। अभी तो बजट का कोई शुरुआत नहीं है। ये तो सरकार हमेशा कहती है कि भाई बजट में हम लोगों की राय ले रहे हैं। किससे लिया राय पता नहीं, मुझसे तो नहीं लिया। अरे भाई, मैं भी एक नागरिक हूँ, विधायक बाद में हूँ, तो मैंने नहीं देखा कि हमारे आस पड़ोस जान पहचान किसी से बजट के बारे में कोई पूछा है। इसलिए बजट जब आएगा तो फिर बताएंगे कि कैसा बजट। और बात अगली खबर की। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने नगर निकाय चुनाव केंद्रीय बलों की देखरेख में कराने की मांग की है। उन्होंने ये कहा कि आगामी 23 फरवरी को राज्य के 48 नगर निकाय चुनाव क्षेत्रों में मतदान होंगे, लेकिन अभी तक मतदान केंद्र पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती और सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की पहल नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि झारखंड पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। वर्तमान स्थिति में केंद्रीय बलों की तैनाती आवश्यक है। स्पष्ट हो, भयमुक्त वातावरण में लोग वोटिंग करें तो एक ही रास्ता है कि आप उसके लिए पैरामिलिट्री फोर्स हर पोलिंग बूथों पर आप खड़ा कर दीजिए। दूसरा, सीसीटीवी कैमरा हर पोलिंग बूथ पर लगा दीजिए। और तीसरा, काउंटिंग हॉल में भी सीसीटीवी कैमरा लगा दीजिए, ताकि निर्भीक होकर के, भयमुक्त होकर के मतदाता अपने मताधिकार का लोग प्रयोग कर सके। बीजेपी समर्थित उम्मीदवार रोशनी खलको ने निकाय चुनाव को लेकर संकल्प पत्र जारी किया है। बीजेपी समर्थित उम्मीदवार ने जनता को स्मार्ट कार्ड बनाने का दावा भी किया, ताकि रांची वासियों को बेहतर सुविधा मिल सके। रोशनी खलको के समर्थन में बीजेपी के बड़े नेताओं ने अपनी ताकत भी झोंकी। बीजेपी के सांसद और विधायक भी रोशनी खलको के प्रचार प्रसार में उतरे हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है और मैं कहता हूं कि ये शेरनी है, शेरनी। कभी भी कोई फोन करता है, करती है, ये स्कूटी उठा करके उसके घर पर दरवाजे पर पहुंच जाती है और उसके समस्या का समाधान करती है। 2026 ये संकल्प है कि 2026 रांची, सुदृढ़ रांची, साफ सुथरी रांची और इंदौर की तर्ज पर यह रांची साफ सुंदर हो। यही संकल्प लेके हम सब आगे बढ़े हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि रोशनी खलको अगली महापौर रांची नगर की होने वाली हैं। रांची में 909 बूथ, 10,07,000 से ऊपर मतदाता, 53 वार्ड में जो संकेत आ रहे हैं वो स्पष्ट संकेत है कि भाजपा समर्थित उम्मीदवार, नाम के अनुकूल अंधकार को खत्म करने वाली रोशनी खलको जी चुनाव जीतती नजर आ रही। जमशेदपुर मानगू नगर निगम में पहली बार निकाय चुनाव होने जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी समर्थित उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। आज कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी सुधा गुप्ता के जीत को लेकर आरजेडी, स्वर्ण समाज के लोग, नाई समाज के लोगों ने समर्थन दिया और सुधा गुप्ता की जीत का दावा किया है। सुव्यवस्थित हुई है, कई वार्ड का यहाँ हॉस्पिटल नया आपने देखा है, एमजीएम बनकर तैयार हुआ है। तो हम वैसी सोच के व्यक्तियों को आगे लाना चाहिए। मैं युवा पीढ़ियों से अनुरोध करूँगा, अपील करूँगा कि वैसे लोगों को चुनें। क्योंकि हमारा जो कैंडिडेट है, सुधा गुप्ता जी जो कैंडिडेट है, वो एक सभ्य, सुशील और पढ़ी लिखी और मिलनसार महिला है, जिसका हर वर्ग में और समाज के हर तबके में अपना एक पहचान है। क्योंकि जब मंत्री जी थे उस समय भी वो क्षेत्र में घूमती थी और अपने स्तर से भी जो हो सकता था वो तो कार्य करती थी और एक विरासत में मिला हुआ भी उनका क्षेत्र था जिस पे वो काम करती रही है और वेल नोन फिगर है। वो हर लोग के बीच में है और हर लोग के बीच में वो काफ़ी प्रतिष्ठित है और एक सभ्य और सुलझी हुई महिला है जिसका हम समर्थन करते हैं। और उनकी पत्नी सुधा गुप्ता इस नाते उनको यहाँ की जनता सर आंखों पर ले रही है। एक तो वो सुशिक्षित महिला है, दूसरे बन्ना गुप्ता की बताए राहों पर वो चली हैं और चलती रहेंगी। तो मेरी
पर्सनली मेरी भी, मेरी पार्टी की भी, या हम जैसे लोगों के विचारधारा के लोगों के मन में है कि सुधा गुप्ता ही यहाँ के लिए उपयुक्त मेयर के लिए हैं और उनको हम लोग पूरे दिलो जान से उनको समर्थन दे रहे हैं। और रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल निर्वाचन आयोग पहुंचा और ज्ञापन सौंपकर शिकायत दर्ज कराया है। बीजेपी का आरोप है कि मतदाताओं को पता नहीं है कि उनको किस बूथ पर मतदान करना है, जबकि केंद्रीय चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी कीमत पर मतदाता का घर और मतदान केंद्र की दूरी 2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं हो सकता है। इस निर्देश के बावजूद भी जिला प्रशासन ने ऐसा काम किया है। किसी भी कीमत पर 2 किलोमीटर से ज्यादा का दूरी मतदान केंद्र और मतदाता का जो निवास है उससे नहीं होना चाहिए। और ये चुनाव आयोग से भी, दिल्ली के चुनाव आयोग से भी ऊपर हैं राज्य निर्वाचन आयोग और सभी जिला जिन्होंने इसको बनाने में काम किया और निर्देश दिया है। 10 किलोमीटर दूर है, 8 किलोमीटर दूर है, 7 किलोमीटर दूर है मतदाता का घर, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। अब आप ये बताइए कि 1205 टोटल मतदाता है उस 43/4 में। चाईबासा के चकधरपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अपनी जीत के लिए दिन रात चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी अनुप्रिया सोए ने भी चुनाव प्रचार और जनसंपर्क तेज कर दिया है। अनुप्रिया सोए सिंहभूम के सांसद रहे स्वर्गीय विजय सिंह सोए की बेटी हैं। वो बाजार और अन्य क्षेत्रों में डोर टू डोर लोगों से संपर्क कर वोट की अपील कर रही हैं। नगर परिषद चुनाव के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए प्रत्याशी दिन रात डोर टू डोर भ्रमण कर लोगों से मिल रहे हैं और अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। आप यहाँ देख रहे हैं ये कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी हैं जो कि अनुप्रिया सोय हैं, कांग्रेस पार्टी की समर्थित प्रत्याशी है और ये चक्रधरपुर में अभी बाजार क्षेत्र में डोर टू डोर जाकर दुकानदारों से मिल रहे हैं और अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, चूंकि जहां पे भी जा रहे हैं महिलाओं की संख्या ज्यादा है। महिला दिन में भी घर में रहती है, पुरुष काम पे निकल जाते, तो अब मेरा एक प्लस पॉइंट है कि मैं घर जाके आराम से उनसे बैठ के बात कर सकती हूँ। चूंकि बाकी में ये चीज थोड़ा सा पीछे चल रहा है, पर मेरे लिए ये पॉजिटिव है। और ये एरिया मेरे लिए थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया है, फिर भी आज आई हूँ बहुत हिम्मत करके। पिताजी यहीं पे लास्ट आखिरी सांस लिए थे, तो आज यहीं से संकल्प लेके जाते हैं कि पिताजी का काम को आगे बढ़ाना है। पिताजी हमेशा जनता के बीच में रहे, तो हम भी जनता के बीच में जा रहे हैं, तो प्यार मिल रहा है मुझे भी। अनुप्रिया सोय का कहना है कि इसी क्षेत्र में उनके स्वर्गीय पूर्व सांसद पिताजी विजय सिंह सोय की हत्या हो गई थी और इस क्षेत्र से उनका जुड़ाव रहा है। दुकानदारों से भी वे इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उनके पिता इस क्षेत्र में सक्रिय रहते थे, यहाँ उनका उठना बैठना होता था और वे लोगों से अपील कर रहे हैं कि पिताजी के साथ उनका जो संबंध था, पिताजी को उन लोगों का जो सहयोग मिलता था वो सहयोग उन्हें भी मिले और वे नगर परिषद अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज करें। खबर दुमका से है, जहां नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है। अध्यक्ष पद के लिए कुल 18 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी समर्थित प्रत्याशी अमिता रक्षित डोर टू डोर अभियान के जरिए मतदाताओं से संपर्क कर रही हैं। वहीं प्रत्याशी अजय झा ने निवर्तमान अध्यक्ष श्वेता झा के कार्यकाल में नगर निगम का रखरखाव खर्च 1.44 करोड़ रुपए से घटाकर लगभग 70 लाख रुपए करने का दावा किया। उन्होंने पूर्व कार्यकाल में एक ही एजेंसी को काम देने का आरोप भी लगाया। अमिता रक्षित ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि टेंडर प्रक्रिया सरकार स्तर पर होती है। उन्होंने शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना अपनी प्राथमिकता बताया। नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। सभी प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन में जुटे हुए हैं। वर्तमान में 18 प्रत्याशी जो है मैदान में हैं, जिसमें एकमात्र महिला अध्यक्ष पद के लिए अमिता रक्षित मैदान पर उतरी हैं और डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। हमारे साथ इस वक्त अमिता रक्षित जी हैं। बहुत अपार जन समर्थन मिल रहा है, जनता का भीतर बहुत उत्साह है। जहां भी जा रहे लोग एक ही बात बोल रहे हैं, इस बार अमिता रक्षित। जब राजनीति में जब उतर जाता है ना, कलंक का टीका यहाँ पर लग जाता है और
जो प्रतिद्वंदी है वो भ्रामक भ्रांति फैलाया जाता है और आरोप भी लगाया जाता है। उसमें आरोप में हम कोई ध्यान भी नहीं देते हैं, मगर जो आरोप लगाया है उसका हम पूरी तरह से खंडन करते हैं। और स्वच्छता के नाम से दुमका जीरो हो गया है। दुमका को ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी बनाएंगे। उनको जो है भाजपा का समर्थन भी मिला हुआ है। अब देखने वाली बात तो होगी 23 फरवरी को जब जनता अपना मतदान करेंगी और अध्यक्ष पद की कुर्सी किसे मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। तेज कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। जैसे जैसे धनबाद नगर निगम चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, चुनावी माहौल और भी गर्माता जा रहा है। अलग अलग राजनीतिक दलों और संगठनों के बीच समर्थन और विरोध का सिलसिला भी तेज हो गया है। इसी क्रम में भारतीय मजदूर संघ बीएमएस ने बीजेपी समर्थित मेयर प्रत्याशी संजीव कुमार अग्रवाल को समर्थन देने की घोषणा की। इस मौके पर बीएमएस अध्यक्ष अशोक राय और राज सिन्हा विशेष रूप से मौजूद रहे। वहीं विधायक राज सिन्हा ने जेएमएम पर विकास कार्यों को लेकर सवाल भी उठाए। देखिए, झारखंड में इन दिनों यूथ कांग्रेस का मोहब्बत के सिपाही अभियान चर्चा में है। पार्टी कार्यकर्ता पार्क में घूम रहे हैं, प्रेमी जोड़ों को सुरक्षा देने का दावा कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि कुछ संगठन प्रेमी युगल को परेशान करते हैं, इसलिए वे प्रेम और सद्भाव का संदेश लेकर आए हैं। इस अभियान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। जेएमएम ने कांग्रेस को प्रेम के नाम पर किसी तरह का दुरुपयोग या नाबालिगों का शोषण नहीं करने की सलाह दी, तो बीजेपी ने इस पहल की आलोचना करते हुए इसे राजनीतिक दिखावा बताया है। जितने भी नए जनरेशन के लोग हैं उनको कम से कम ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो संचालित की जा रही है संगठन, जो ये आपके आरएसएस और बजरंग दल जैसे जो संगठन है जो उनको परेशान करने का काम करते हैं। आप आम दिनों आप देखते आ रहे होंगे कि वैलेंटाइंस डे पे और ऐसे बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण दिन पार्क में वो लोग क्या करते हैं कि जाके लड़कियों और कपल्स का ये शादी कराने का काम करते हैं, उनको जबरन मारपीट करने का काम करते हैं, उनको प्रताड़ित करने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देश में नफरत की राजनीति को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं और भारतीय युवा कांग्रेस इसका विरोध करते हुए प्यार का पैगाम लेके उन सारे लोगों को सपोर्ट करने का काम करेगी। देखिए, मोहब्बत, अमन, शांति, इस तरह के जो बातें हैं या विषय हैं, इनका सिपाही तो हर किसी को होना चाहिए, लेकिन उस मोहब्बत का बेजा इस्तेमाल ना हो, कोई बच्ची ब्लैकमेल ना हो, किसी लड़की का शोषण ना हो, मोहब्बत के नाम पर उसके साथ कोई जबरदस्ती ना हो, ये सुनिश्चित करना भी आवश्यक होता है। तो मैं इतना ही कहूँगा, यूथ कांग्रेस के हों या कोई भी हो, ये मोहब्बत की दुकान कैसे चलाते हैं। और आपने तो सुना ही होगा कि एक देश के अंदर नकली राहुल गांधी हैं और पप्पू हैं कि किस प्रकार मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, देश तोड़ने के लिए, देश को बर्बाद करने के लिए, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिलकर, विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर और राष्ट्रद्रोह का काम कर रहा है। यही इनकी मोहब्बत की दुकान है। खबर रांची से है, जहां कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रणव झा ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार इसे बजट सत्र में ऐतिहासिक और लाभकारी डील बता रही है, जबकि वास्तविकता में ये समझौता अमेरिका के पक्ष में ज्यादा झुका हुआ है। उनका दावा है कि पहले जहां टैरिफ लगभग 3% था, अब इसे 18% पर तय किया गया, जो पहले से कई गुना ज्यादा है। उन्होंने आशंका जताई कि समझौते से भारतीय किसान और विशेषकर मक्का और सोयाबीन उत्पादकों को अमेरिकी किसानों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। आपके हमारे लिए सबसे अहम है कि झारखंड जैसे खनन आधारित राज्यों के लिए क्या विशेष प्रावधान है, क्योंकि अगर ये डील आगे रहता है इस तरह से सरकार के मनमाने तरीके से, तो भारतीय मवेशियों को जो जेनेटिकली मॉडिफाइड चारा खिलाया जाएगा, उससे हमारे मवेशियों का जीन और दूध की गुणवत्ता वो प्रभावित होगी। हमारे जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान के सोया किसान हैं, उनके हितों की रक्षा कौन करेगा। खबर आपको गिरिडीह से दिखाते हैं, जहां के उपायुक्त ने जिला खनन पदाधिकारी के कामों पर असंतोष जताया है और खान निदेशक को पत्र भेजकर कार्रवाई की सिफारिश की है।
पत्र में कहा गया है कि जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स के सदस्य सचिव होने के बाद भी अवैध खनन को रोकने के लिए संवेदनशील नहीं है। गिरिडीह जिला खनन कार्यालय से संबंधित एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। मामला यह है कि गिरिडीह उपायुक्त रामनिवास यादव ने डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर सत्यजीत के खिलाफ कार्रवाई करने का सिफारिश झारखंड राज्य के खनन निदेशालय से की है। आपको बता दें कि उपायुक्त के पत्रांक संख्या 385 में साफ निर्देशित किया गया है कि खनन जो पदाधिकारी हैं वो अपने कार्यों के प्रति संवेदनशील नहीं है, जिसके वजह से लगातार गिरिडीह जिले में अवैध खनन कार्य हो रहे हैं, चाहे बालू हो, पत्थर हो, कोयला हो। आपको बता दें कि खनन जो डीसी के पत्रांक है उनमें इस बात का भी जिक्र है कि खनन पदाधिकारी जिला खनन टास्क फोर्स के सचिव होने के बावजूद अपने कार्यशैली के प्रति कहीं ना कहीं असंवेदनशील हैं, जिसके वजह से इस कार्य को लेकर के कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है। डीएमओ किसी का फोन भी रिसीव नहीं करते, इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर बता दें कि जिला खनन पदाधिकारी का साफ कहना है कि गिरिडीह जिले के अलावा कोडरमा के भी इंचार्ज में हैं वो, इतना ही नहीं धनबाद में वो फिलहाल अभी नियुक्त हैं। इस प्रकार उन्हें 3 जिलों की कार्यभार संभालना पड़ रहा है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कत हो रही है। वहीं दूसरी ओर बता दें कि जिला खनन कार्यालय में माइनिंग इंस्पेक्टर को लेकर मात्र 3 ही स्टाफ है, जिसके वजह से फाइलों के अलावा ग्राउंड पे भी काम करना पड़ता है। और इस प्रकार जिले में जो अवैध खनन कार्य चल रहे हैं, मैन पावर की कमी की वजह से भी कहीं ना कहीं अवैध खनन कार्य रुक नहीं पा रहा है। वो जिले में भी जहां तक हो पा रहा है संभव, जिले में भी वो रह करके वो फाइलों के अलावा ग्राउंड पे कार्रवाई कर रहे हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। चतरा से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां माओवादी पोस्टर से सनसनी फैल गई है। श्याम भोक्ता को मारने की धमकी दी गई है। सपरिवार गांव छोड़ने की धमकी दी गई है। दक्षिण जोनल कमेटी के नाम से ये पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में श्याम भोक्ता को एसडीपीओ बताया। 28 दिसंबर की घटना के बाद तनाव बढ़ा है। श्याम भोक्ता ने सीएम को पत्र भी लिखा है। न्याय नहीं मिलने पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। सिमरिया एसडीपीओ ने सुरक्षा का आश्वासन दिया है और प्रशासन ने आपसी रंजिश का ये पूरा मामला बताया। कुंदा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। फिर भाकपा माओवादी द्वारा मेरे घर में पोस्टर चिपका दिया गया और माओवादी में उस पोस्टर में लिख दिया गया कि ये पूरे परिवार इस घर छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो गोली खाने के लिए तुम लोग तैयार रहो। और फिर लिखता है कि श्याम भोक्ता उस रात में तुम बच गया है, लेकिन अब तुमको कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन चतरा पुलिस, जो हम लोग बार बार चतरा पुलिस यहाँ गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसी को हम लोग चतरा पुलिस का रवैया देखते हुए इसी चलते हम लोग फिर सीएम आवास आकर हम लोग आवेदन दिए कि हम लोग की कार्रवाई किया जाए सर, हम लोग के बात सुना जाए सर। हम लोग बहुत हम लोग डरे हुए, कभी भी हम लोग के घर परिवार का घटना घट सकता है। अगर ये भी आवेदन देने से हम लोग के कुछ नहीं होगा तो सीएम आवास के बाहर हम लोग सब परिवार आके आत्मदाह कर लेंगे। यहाँ रुकने एक छोटे से